डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम रिसर्च कॉर्नर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है जिसमें हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से रिसर्च स्कॉलर्स को दावत देते हैं और वो अपनी रिसर्चेज जो उन्होंने कंडक्ट की होती हैं वो तफसील के साथ आपके सामने पेश करते हैं। इसी सिलसिले की कड़ी में आज हमारे साथ जो रिसर्च स्कॉलर मौजूद हैं वो मिसबा वकार हैं। मिसबा वकार जो हैं वो एमफिल एलमनाई हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से और पीएचडी स्कॉलर भी हैं अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी से सेम डिपार्टमेंट में। इनकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो इंटेलेक्चुअली डिलेड जो चिल्ड्रंस हैं उनमें है। मिसबा वकार, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि स्टूडेंट्स को कि आपका एमफिल में आपने किस टॉपिक पर रिसर्च की? सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी का भी थैंक यू कि हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने प्रोवाइड की। सर, मेरा टॉपिक इफेक्टिवनेस ऑफ फाइन मोटर एक्टिविटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्री हैंड राइटिंग स्किल्स इन इंटेलेक्चुअली डिलेड चिल्ड्रन। अच्छा, ये बताएं कि वो लर्नर्स जो एजुकेशन के हैं या स्पेशल एजुकेशन के हैं, फाइन जो मोटर स्किल्स हैं इससे क्या मुराद है और जो प्री हैंड राइटिंग इससे क्या मुराद है? सर, फाइन मोटर स्किल एक ब्रॉड एरिया है। मोटर स्किल में दो कैटेगरीज हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर जो है वो लार्ज मसल्स को डील करता है, उसमें आपकी हैंड कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन आ जाती है, बॉडी की कोऑर्डिनेशन। फाइन मोटर में जो है पेंसिल के ये जो फिंगर की टिप्स से लेके रिस्ट की मूवमेंट तक जितनी भी आपकी स्मॉल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है वो शामिल होती है। इसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन का ज़्यादा रोल होता है और कंसंट्रेट करना कि बच्चा आई हैंड कोऑर्डिनेशन के साथ वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। इसमें हमारे स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। सही है। और प्री हैंड राइटिंग से क्या मुराद है? प्री हैंड राइटिंग स्किल मींस कि जो हैंड राइटिंग की स्टेज है हमारी जिसमें बच्चा इंडिपेंडेंट राइटिंग करना सीखता है, उससे पहले स्पेशल नीड बच्चों के लिए प्री हैंड राइटिंग की स्टेज होती है जिसमें हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं कि वो स्क्रिबलिंग कर सके, ट्रेसिंग कर सके, कलरिंग कर सके विद इन द बाउंड्री लाइक दिस। स्क्रिबलिंग में भी हमारे पास 3-4 स्टेजेस आ जाती हैं जिसमें हमारे पास पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्री हैंड राइटिंग स्क्रिबलिंग से, फिर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सर्कुलर मूवमेंट। तो इसमें ये तमाम फाइन मोटर की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिनको ये मेजर करना ज़रूरी है कि क्या फाइन मोटर की एक्टिविटीज़ जो करवाई जा रही हैं वो प्री हैंड राइटिंग में हेल्पफुल हैं या नहीं। सही है। अच्छा, आपने टारगेट किया है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को ना, तो आपका एरिया भी यही स्पेशलाइजेशन का है। तो आप समझती हैं या लिटरेचर आपको ये गाइड करता है कि मेंटली रिटार्डेड जो चिल्ड्रंस हैं वो स्पेशली प्री हैंड राइटिंग में उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उसके साथ कोई इशू है? ये लिटरेचर से आपने गेस किया या आपके अपने एक्सपीरियंसेस थे? नहीं सर, रिसर्च में भी ये बात प्रूव हुई है कि जो इंटेलेक्चुअली डिलेड बच्चे हैं उनमें मोटर स्किल्स की कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिले हैं तो उसमें फिर उनमें ज़्यादा 3 चीज़ें हमारे पास फोकस में आ रही होती हैं, जो कि सबसे पहले मोटर स्किल आती है, सोशलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन और एडीएल्स। तो इन चीज़ों को हमने सबसे पहले कैटर फॉर करना होता है। तो किसी भी बच्चे को हमने अगर मेन स्ट्रीमिंग की तरफ मूव करना है या एकेडमिक की तरफ मूव करवाना है तो मोटर स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट। और मोटर स्किल में जब हम बात करते हैं कि राइटिंग स्किल के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है तो दैट इज़ फाइन मोटर स्किल। सही। अच्छा, ये बताएं कि आपके ब्रॉड रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जब आपने ये सारा लिटरेचर पढ़ा और उसमें से फिर एरियाज़ निकाले या गैप्स आइडेंटिफाई किए, तो फिर आप के ऑब्जेक्टिव्स क्या बने? सर, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव तो यही है कि फाइन मोटर को इन्हांस किया जाए, कि उसकी इफेक्टिवनेस के ज़रिए हम प्री हैंड राइटिंग स्किल को डेवलप करें कि वो डेवलप हो रही है या नहीं हो रही, या वो एरियाज़ वो एनलिस्ट की जाएँ एक्टिविटीज़ जो हेल्प करती हैं प्री हैंड राइटिंग को डेवलप करने में। और ऑब्जेक्टिव यही थे कि हमने सबसे पहले फाइंड आउट की, एक्सप्लोर की एक्टिविटीज़ कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि टीचर करवा रहा है और कौन सी जो है करिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं। और फिर सेकंड नंबर पे कि वो एक्टिविटीज़ फाइंड आउट की जाएँ जो कि प्री हैंड राइटिंग के लिए हेल्पफुल हैं, और फिर टीचर को गाइड किया जाए कि वो एक्टिविटीज़ भी अपने करिकुलम या आईईपी का पार्ट बनाएं जो कि प्री हैंड राइटिंग स्किल को डेवलप करने में हेल्पफुल हैं। एंड देन थर्ड वाज कि हमने उसकी इफ़ेक्टिवनेस देखी कि वो एक्टिविटीज़ की इफ़ेक्टिवनेस प्री हैंड राइटिंग स्किल के हवाले से कितनी है, कि किन किन एरियाज़ में बच्चा इम्प्रूव कर रहा है। सही। तो इसके लिए डेफिनेटली इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपने हाइपोथेसिस बनाए होंगे, मफरूज़ात बनाए होंगे। आपकी स्टडी में मफरूज़े बने थे? नहीं सर, अच्छा। उसमें यही था कि हमने यही देखना था कि ये एक्टिविटीज़ हेल्पफुल हैं या इनका इफ़ेक्टिवनेस है
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्री हैंड राइटिंग स्किल्स और नॉट। सही। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं रिट्रीट कर दूँ कि हम जनरली जो हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस हम जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं या पॉपुलेशन की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में स्टेटमेंट्स होती हैं या मफरूज़ात होते हैं। ज़्यादातर नल हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, और अगर प्रीवियस रिसर्चेस मौजूद हैं और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं अगर वो डायरेक्ट कर रही हैं आपको और आप रीटेस्ट कर रहे हैं दोबारा, तो आप डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कौन सा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो चूज़ किया? सर वीक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था, जिसमें वीक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ वन ग्रुप केस स्टडी था। सही। अच्छा, ये जो आपने एक्सपेरिमेंट वन ग्रुप केस स्टडी लिया, तो इंटरवेंशन आपने कैसे की, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने बनाई और उनको वैलिडेट करवाया? सर हमने जो एवेल्युएशन फॉर्म बनाया था जिसमें 6 एस्पेक्ट्स मेजर कर रहे थे, जो कि प्री हैंड राइटिंग स्किल के हवाले से जो एक्टिविटीज़ होती हैं फाइन मोटर की, उनको देखने के लिए हमने वो एवेल्युएशन फॉर्म था प्री हैंड राइटिंग स्किल का, और उसके साथ हमने वो एक्टिविटीज़ एनलिस्ट की थी जो फाइन मोटर की एक्टिविटीज़ हैं जो करिकुलम में हैं लेकिन वो अभी तक क्लास में यूज़ नहीं हो रही थी। सही। तो वो एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर की गई थी जो टीचर्स के साथ शेयर की गई थी कि वो एक्टिविटीज़ टीचर क्लास में करवाए, और देन एवेल्युएशन के लिए हमने फॉर्म बनाया था जिसमें 6 एस्पेक्ट्स मेजर हो रहे थे, जिसमें पेंसिल ग्रिप की एक्टिविटीज़ और ट्रेसिंग की एक्टिविटीज़, जॉइन द डॉट्स, कलरिंग एंड राइटिंग द स्ट्रोक्स, कॉपी द स्ट्रोक्स, जो कि हैंड राइटिंग में हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, ये एक्टिविटीज़ ऑलरेडी पहले से ही करिकुलम के अंदर बनी हुई थी? जी। आपने उनका इस्तेमाल किया? जी। सही। ये करिकुलम NISC का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन का स्टैंडर्डाइज करिकुलम था, जिसमें से मैंने वो एक्टिविटीज़ सेलेक्ट की और वो मैंने वहाँ पर यूटिलाइज़ की। वो टीचर को मैंने गाइडलाइन प्रोवाइड की कि वो उसको। तो ये कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने एक्सपेरिमेंट को प्रोलॉन्ग सर किया? ये 8 वीक्स का एक्सपेरिमेंट था। 8 वीक्स का, यानी 2 माह का ये एक्सपेरिमेंट था। सही सही। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये ज़ाहिर है एक क्रिएटिव प्रोसेस किया, आपने एक्टिविटीज़ को इकट्ठा किया और उसको 2 माह के लिए क्लास के अंदर जो है ना वो लागू किया, तो आपकी फाइंडिंग्स क्या रही? सर यही फाइंडिंग्स मैंने इसमें देखी। हमने एवेल्युएशन फॉर्म के ज़रिए प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट किया था, तो उस एवेल्युएशन फॉर्म में जो हमने मेजरमेंट चीज़ें मेजर की थी वो ये थी कि पेंसिल ग्रिप बच्चे की इम्प्रूव हुई या नहीं हुई, या बच्चे को ट्रेसिंग करना आई, जॉइन द डॉट्स, या वो बच्चा बाउंड्री के अंदर कलर कर सकता है या नहीं, या वो स्ट्रोक्स को कॉपी कर रहा है, क्योंकि एडवांस लेवल का गोल है कि स्ट्रोक्स को कॉपी करना या डिज़ाइन को कॉपी करना, जो कि मेजर कर रहा है कि बच्चे की प्री हैंड राइटिंग स्किल्स डेवलप हो रही हैं, जो कि लीड कर रही हैं हैंड राइटिंग की तरफ। ठीक है। तो उसमें हमारी ये फाइंडिंग्स थी कि जो जॉइन द डॉट्स एक्टिविटी, ट्रेसिंग एक्टिविटी और पेंसिल ग्रिप, ये उन एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों की इम्प्रूव हुई है। और कंपैरेटिवली इन 3 एरियाज़ में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई, ट्रेसिंग, पेंसिल ग्रिप और जॉइन द डॉट एक्टिविटीज़। और क्या आपने इस तरह भी कोई फाइंडिंग जो है वो निकाली है कि कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी ज़्यादा इफेक्टिव रही फाइन मोटर स्किल्स की? जी सर, वही मैं बता रही हूँ, स्क्रिबलिंग की एक्टिविटीज़ जो है ना। ठीक है। स्क्रिबलिंग अभी जो प्रैक्टिसेस में होता है कि हम रैंडमली स्क्रिबल करने के लिए बच्चे को दे देते हैं, लेकिन स्क्रिबलिंग के भी 4 एस्पेक्ट्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले बच्चे को स्टार्ट करवाया जाता है कि फ्री हैंड स्क्रिबलिंग करने के लिए दे दिया जाए, बच्चा जैसे भी कर रहा है। फिर उसके बाद उसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल स्ट्रोक्स लगवाए जाते हैं, एंड देन उसके बाद सर्कुलर मूवमेंट आती है। उसके बाद बच्चा शिफ्ट होता है जॉइन द डॉट्स एक्टिविटीज़ पर। सही। तो जब तक बच्चे को पेंसिल मूव करना नहीं आएगी, या अपना रेंज ऑफ मोशन यूज़ करना नहीं आएगा, या पेंसिल ग्रिप नहीं आएगी, तो बच्चा नेक्स्ट स्टेप पे मूव नहीं कर सकता। पेंसिल ग्रिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क कि वो उसको पहले इम्प्रूव करवाया जाए एंड देन नेक्स्ट एक्टिविटीज़। तो पेंसिल ग्रिप और ट्रेसिंग की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। सही। मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा था अभी कि जो आपने एवेल्युएशन फॉर्म बनाया उनके लिए, जिससे आपने ये मेजर किया कि उनके अंदर जो प्री हैंड राइटिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होगी कि नहीं हुई, तो वो जो फॉर्म है उसकी स्कोरिंग आपने कैसे की? सर उसमें हमने परसेंटेजेस मेंशन की थी, मतलब 5 पॉइंट लिकेट स्केल पे हमने उसको मेजर किया था। अच्छा। कि अगर बच्चा 100% परफॉर्मेंस देता है तो उसको इतने मार्क्स दिए जाएंगे, अगर 75% दे कर रहा है तो उसको 4 मार्क्स, और इस तरह से 50% कर रहा है तो 3 मार्क्स, और 25 कर रहा है तो 1 मार्क्स, और इस तरह अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो फिर
0 मार्क्स पे कंसिडर। आपकी फाइंडिंग्स आ गई, आपने बताया कि डिफरेंट एरियाज़ हैं जो जिनमें इम्प्रूवमेंट आपने देखी है। जी सर। स्टडी की बेस के ऊपर, फाइंडिंग्स की बेस के ऊपर आप क्या रिकमेंड करती हैं? दो तरह की रिकमेंडेशंस मैं चाह रहा हूँ आपको सुनना, कि एक तो ये कि फाइंडिंग्स की बेस पे आप क्या रिकमेंड करती हैं, और दूसरा जो रिसर्च आपने कंडक्ट की उसमें जो एरियाज़ रह गए और आप नहीं कर सके तो आप फ्यूचर रिसर्चर्स को क्या रिकमेंड करती हैं कि फ़र्दर अगर इसी फील्ड में रिसर्च करनी है तो कौन कौन से एरियाज़ जो है ना वो येट टू बी ओपन है? सर रिकमेंडेशंस में फाइन मोटर जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, उनके अटेंशन स्पैन को इंक्रीज़ करने के लिए और उनका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ करने के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मज़ीद रिसर्च हो सकती है। इसमें आप ये कि सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ करें या अपना ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करके इसको ज़्यादा इस पे डीप स्टडी हो सकती है, जो फ्यूचर के रिसर्चर्स के लिए मेरी यही रिकमेंडेशंस हैं। रिकमेंडेशंस में मैंने ये चीज़ मेंशन की है कि इसके जो एवेल्यूएशन फॉर्म है उसको आप बेसलाइन असेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जब बच्चा स्कूल आता है और उसकी एडमिशन का प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में एक बेसलाइन असेसमेंट होती है। ठीक है। उस बेसलाइन असेसमेंट में ये एवेल्यूएशन फॉर्म यूज़ किया जाए तो आपके पास एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि बच्चा क्या लेवल क्या है, लिखने का क्या लेवल है, वो कितना लिखना जानता है। देन आप उसके बेस पर आईईपी बना सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने बताया कि अगर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस हैं और उनका अगर ये प्री टेस्ट ले लिया जाए जो आपने फॉर्म बनाया है तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि उसका राइटिंग का लेवल क्या है, और फिर आईईपी जो उसका अलहदा से आपने बनाना है स्पेशली वो उसकी बेस पे भी बनाया जा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप उसकी प्रोग्रेस को देखते हुए उसको उस क्लास में प्लेस कर सकते हैं। सही, कि इसका लेवल ये है, ये इनिशियल लेवल का बच्चा है या एडवांस लेवल का है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसको एकेडमिक ग्रुप में भेज सकते हैं जिसको हम एजुकेबल ग्रुप भी कहते हैं। सही। सर डायरेक्ट इम्पैक्ट या इंडिविजुअल लेवल का अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि बच्चे का अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ हो रहा है, पिंसर ग्रिप उसकी मजबूत हो रही है, पामर ग्रिप मजबूत हो रही है। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ बच्चे की इंडिपेंडेंट होने में भी मदद करती हैं। लाइक बच्चे के एडीएल के गोल हैं, बच्चा स्पून को होल्ड कर सकता है, ग्लास को होल्ड कर सकता है, इंडिपेंडेंट ईटिंग कर सकता है, अपना बैक पैक खुद यूज़ कर सकता है, जिप अनजिप करना, बटनिंग अनबटनिंग करना, तो वो इन तमाम एक्टिविटीज़ में भी इंडिपेंडेंट हो सकता है। अच्छा मिसबा, अभी आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया आईईपी, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा स्टूडेंट्स को ये बताएं कि आईईपी से क्या मुराद है, और जो अभी अभी आपने एक टिप दी है कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस का अगर एक टेस्ट ले लिया जाए प्री हैंड राइटिंग का तो वो बड़ा हेल्पफुल है फॉर मेकिंग और डेवलपिंग आईईपी फॉर दैट पर्टिकुलर चिल्ड्रन। तो ये ज़रा स्टूडेंट्स को बताएं। सर आईईपीज़ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। ठीक है। अगर हम जब बच्चे लेसन प्लान बनाते हैं तो वो एक जर्नल लेसन प्लान होता है। ठीक है। वो पूरी क्लास के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। हमारे पास होता है स्पेशल एजुकेशन में आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। वो बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखते हुए बनाया जाता है। ठीक है। क्योंकि हर बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ठीक है। अब एक बच्चा नर्सरी क्लास में अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो सारे बच्चे एक ही लेवल पे होंगे। उनको अगर टीचर 1 लिख कर दे देती है तो वो 1 कॉपी कर लेंगे, लेकिन स्पेशल क्लास में ये नहीं होता। स्पेशल नीड क्लास में मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी चल रही होती है, एक ही स्टूडेंट के साथ एक से ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। जी सर, अगर एक बच्चा हो सकता है कि प्री हैंड राइटिंग पे हो, दूसरा ट्रेसिंग पर हो, तीसरा जो है वो इंडिपेंडेंट राइटिंग पर हो, तो इसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बनता है और वो फिर उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग के साथ और फिर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, सारे थेरेपिस्ट हैं, उनके साथ हम मीटिंग करते हैं और देन हम उनके गोल डिसाइड करते हैं। और तीसरा ये ऑब्जर्वेशन जो क्लास की होती है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है, किन एरियाज़ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो हमने 4 एरियाज़ बताए कि हम उनको पहले फोकस करते हैं, जिसमें सोशलाइजेशन, बिहेवियर कंसर्न, मोटर स्किल और कम्युनिकेशन। ठीक है। तो उनमें फिर हम इन चीज़ों को मेजर करते हैं। सबके पहले उनके गोल्स को हम कैटर फॉर करें। जब फाइन मोटर की एक्टिविटीज़ पे काम होता है तो ऑटोमेटिकली एडीएल और राइटिंग की स्किल्स इन्हांस होना शुरू हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल के साथ आईईपी बताया। मिसबा ये बताएं कि अगर कोई स्टूडेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहे तो आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे रिसर्च के हवाले से, और आप उनको कोई मैसेज देना चाहें?
सर मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। मैंने डिस्टेंस लर्निंग पे रह के एजुकेशन की और मेरे सुपरवाइज़र मुझे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते थे, डॉक्टर जाहिद मजीद। इवन कि वो मुझे ईमेल पे भी गाइडलाइन प्रोवाइड करते रहते थे और मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजते थे कि आप इसको स्टडी कर लें, या मुझे डॉक्यूमेंट चेक करके भेज देते थे। और इसी तरह से जब भी मैं आई उन्होंने मुझे टाइम दिया और मतलब एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट मुझे मिला, और इसी वजह से मैंने काफ़ी गैप के बाद दोबारा पीएचडी यहीं से रिज्यूम की। पहले मैंने कुछ अरसे का गैप लिया कि मैं शायद कहीं और से स्टार्ट करूं, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ लर्निंग की, रिसर्च की यहाँ पे मौजूद हैं, जो कोऑपरेशन टीचर्स की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है, और आप लोग फ्री माइंड के साथ काम करते हैं अपनी जॉब की ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पे रिसर्च की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। और रिसर्च के हवाले से हमने बहुत ग्रोम किया है। स्पेशली अभी जब मैं पीएचडी के हवाले से बात करती हूँ तो अभी मुझे फ़ील होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं, न्यू जो अपडेट नॉलेज है या न्यू टेक्नोलॉजी के हवाले से चीज़ें हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिसर्च वर्क करें। सही। बहुत शुक्रिया मिसबा वकार, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई और आपने स्टूडेंट्स को अपनी रिसर्च तफसील के साथ शेयर की। डियर स्टूडेंट्स, आज की एक टिप जो है वो मैं आपको रिसर्च के हवाले से देना चाहता हूँ कि जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो आपने इंटरनल वैलिडिटी को एक इम्पोर्टेंस देनी है और उसको बाकायदा रिपोर्ट करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो एक वीक एरिया रह जाता है वो इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड्स को कंट्रोल करना है। इंटरनल वैलिडिटी से मुराद ये होती है कि रिसर्चर ये क्लेम करता है कि जो चेंज आ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल में वो उसकी इंटरवेंशन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरवेंशन की वजह से, और कोई और वेरिएबल जो है वो उस चेंज के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा। तो अब इस क्लेम को, इस कॉन्फिडेंस को हम कहते हैं कि ये इंटरनल वैलिडिटी है ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। लेकिन इसके अलावा इस जो प्रोसेस है इसके ऊपर कई वेरिएबल्स इफेक्ट कर रहे होते हैं जो आपकी फाइंडिंग्स को या डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। उन वेरिएबल्स का आइडेंटिफाई बड़ा करना ज़रूरी है और उनको कंट्रोल कैसे करना है ये आपको रिसर्च में ज़रूर लिखना है। स्पेशली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपने बड़ी डीपली उसको स्टडी करना है, अपने कॉन्टेक्स्ट को। लिटरेचर पढ़ें कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और उनको आप बाकायदा रिपोर्ट करेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर मेथोडोलॉजी के कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं जो कंफाउंड कर रहे थे मेरे रिजल्ट्स को, जो अफेक्ट कर रहे थे मेरी इंटरवेंशन के ऊपर, इनको मैंने इस तरीके से अवॉइड किया, कंट्रोल किया या आइसोलेट किया। तो आप बेहतर तरीके से अपने क्लेम को प्रेजेंट कर सकेंगे और अपनी फाइंडिंग्स को जस्टिफाई कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे डॉक्टर ज़फ़र मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।